तुम बहुत कुछ नजरअंदाज करना सीख जाते हो जब तुम लखनऊ में रात की बस चलाते हो। शराबियों की टूटी मोहब्बत पर चिल्लाहट, प्यार में डूबे जोड़े जो समझते हैं कि बस उनकी निजी बेडरूम है, और पीछे की सीटों से उठती भूतों की कहानियां, खासकर आधी रात के बाद। सब सुना है मैंने, लेकिन कुछ भी, मतलब कुछ भी उस औरत जैसा नहीं था जो पहली बार चारबाग स्टॉप पर दिखी। वो मंगलवार था। मंगलवार को शहर आधा हनुमान मंदिर में होता है या मांस से दूरी बनाए रहता है, तो 10:30 वाली रूट अक्सर खामोश ही जाती है। उस रात मैंने शर्मा टी स्टॉल से अपनी चाय खत्म की थी, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कई दिनों से नींद ढंग की नहीं आई थी और पुराने बाईपास की तरफ मुड़ रहा था। तभी उसे देखा। ट्यूबलाइट के नीचे खड़ी थी, जो झपक रही थी, अकेली। न कोई ऑटो, न कोई रिक्शा, बस एकदम स्थिर। सफेद साड़ी, बेहद पीली त्वचा, जैसे पाउडर लगाई हो। उस पीली रोशनी में थोड़ी नीली सी दिख रही थी, और उसके बाल इतने लंबे कि कमर तक आ रहे थे, खुले हुए, जैसे काले सांप लटक रहे हों। मैंने रफ्तार कम कर दी। कुछ अजीब था उसमें, शायद ये कि वो हिली तक नहीं, न हाथ हिलाया, न आंखें झपकाईं। मुझे निकल जाना चाहिए था, लेकिन उसकी नजरें मेरी आंखों से मिली शीशे में, और मेरा हाथ खुद ब खुद खींच गया ब्रेक की ओर। मैंने बस रोक दी। वो कुछ नहीं बोली जब चढ़ी, बस एक सिक्का गिराया किराए के बॉक्स में। ठन, 1 रुपए का सिक्का। 1 रुपया? मैंने कहा, मैडम ये 1985 नहीं है। उसने धीरे से सिर घुमाया, जैसे कोई कठपुतली हो जिसके तार जंग खा चुके हों। मुझे कालीगढ़ जाना है, उसने फुसफुसाया। अब सुनो, मैंने इस शहर की हर गली में बस चलाई है, LDA कॉलोनी से लेकर कुकरेल तक, लेकिन कालीगढ़ नाम का कोई इलाका मैंने कभी नहीं सुना। फिर भी मैंने सामने देखा, जैसे टिकट पंच कर रहा हूं। बस में और कोई नहीं था, बस मैं और वो। यहां तक कि रात भी उसकी चढ़ने के बाद ज्यादा खामोश लग रही थी। कहां जाना है आपने? मैंने फिर पूछा। कालीगढ़। उसकी आवाज बहुत नीची थी, इतनी की लगा जैसे वो गले से नहीं, जबान के नीचे से निकल रही हो। ये रूट नहीं है उसका, मैंने कहा बिना पलटे। कल टैक्सी ले लीजिए, ये रूट 13A है, गोमती नगर वाली। वो कुछ नहीं बोली, बस चलती गई पीछे की आखिरी सीट की तरफ, जैसे चल नहीं रही हो, फिसल रही हो, और खिड़की की ओर मुंह करके बैठ गई। मैंने बस चलाई, लेकिन आईने में बार बार देखता रहा, और कसम से कहता हूं, हर बार वो थोड़ी सी बदली हुई दिखी। उसके बाल जैसे गीले हो रहे थे, उसकी आंखें और बड़ी, होंठ और लाल। हजरतगंज पहुंचा तो गला सूख चुका था। कुछ तो बोलना था, तो मैंने पूछा, आधा मुड़ते हुए, कहां है ये कालीगढ़? लेकिन सीट खाली थी, गायब। ना दरवाजा खुला था, ना कोई स्टॉप आया था। वो बस नहीं थी। मैंने इतनी जोर से ब्रेक मारी कि एक स्कूटर से टकराते टकराते बचा। हाथ कांप रहे थे। सीट के नीचे तक देखा मैंने, जैसे कोई पागल सिक्का ढूंढ रहा हो। कुछ नहीं, बस वही 1 रुपए का सिक्का, किराए के बॉक्स में, ठंडा, चिपचिपा। वो पहली रात थी। खुद को समझाया, थक गया हूं। शायद चाय ज्यादा तेज थी, शायद सपना था। लेकिन अगली रात वो फिर आई। वही स्टॉप, वही सफेद साड़ी, वही फुसफुसाहट। कालीगढ़। तीसरी रात मैंने कसम खाई कि नहीं रुकूंगा, न उसके लिए, न किसी के लिए, उस मनहूस चारबाग स्टॉप पर। लेकिन जैसे ही 10:38 पर उस मोड़ पर पहुंचा, मेरी हेडलाइट्स उसी पर आकर टिक गई, और वो थी वही सफेद साड़ी, वही लंबे बाल, वही जड़ता। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थी, थोड़ा ही ऊपर। शायद पलक झपकाओ तो दिखे ही ना। मैंने पलक नहीं झपकाई। मैंने स्टीयरिंग ऐसे कसकर पकड़ा कि उंगलियों की हड्डियां चटक गईं। चल राम, चुपचाप निकाल ले, आज नहीं रुकना, कोई ड्रामा नहीं, मैंने खुद से कहा। लेकिन मेरा पैर धीमा हो गया, जैसे मेरा जिस्म खुद ब खुद उसकी तरफ खींच रहा हो, और मैंने फिर वहीं बस रोक दी, जैसे कोई कुत्ता फिर उसी मालिक के पास लौट जाए जिसने उसे हर बार मारा हो। वो छड़ी। इस बार कुछ नहीं बोली, बस वही धीमा ठन, 1 रुपए का सिक्का, वही जगह, वही आवाज। मैं उस सिक्के को खिड़की से बाहर फेंक देना चाहता था। वो चुपचाप पीछे चली गई। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, आईने में नहीं देखा, बस सड़क को घूरता रहा जैसे वही मुझे जिंदा रखे हुए थी। रूट एकदम शांत था, असामान्य रूप से शांत, वरना इस टाइम तक तो कुछ ना कुछ होता। कोई चाय वाला, कोई फेरी वाला, कोई भिखारी किसी से उलझता हुआ, 2-4 रिक्शे। लेकिन आज कोई नहीं,
सिर्फ मैं, बस और वो। फिर निशादगंज के पास मैंने उसे महसूस किया, सांसें मेरी गर्दन के पीछे, लेकिन वो तो पीछे की आखिरी सीट पर थी, है ना। मैंने ऊपर झांक कर देखा, वो अभी भी वहां थी, लेकिन वो सांसें अब भी थीं, गर्म, पास, जैसे कुछ अदृश्य मेरी सीट के ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने जोर से ब्रेक मारी, बस झटके से रुकी। मैं खड़ा हो गया, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने को फाड़ देगा। पीछे कुछ नहीं था। सीसीटीवी फीड भी देखी, उसी की धुंधली सी तस्वीर बस के आखिरी कोने में बैठी हुई। पर अब वो मुस्कुरा रही थी, मुंह से नहीं, दांतों से। कभी देखा है किसी को मुस्कुराते हुए जब उसके मुंह में इंसानों से ज्यादा दांत हों? जैसे जबड़ा हड्डियों से नहीं, किसी श्राप से बना हो, वैसी मुस्कान। मैं धीरे धीरे वापस बैठ गया। मेरा शरीर चाहता था कि बस से कूद जाऊं और भागता रहूं जब तक टांगों का होश न रहे, लेकिन मैं हिल भी नहीं पाया जब तक गोमती नगर का टर्मिनल नहीं आ गया। मैं मुड़ा, पूरी तैयारी में कि अब की बार उसे खींच कर उतार दूं, लेकिन फिर से वो गायब। बस वही किराए का डिब्बा, इस बार 2-1 रुपए के सिक्के एक दूसरे के पास, ठंडे, छिपछिपे। हवा में अजीब सी गंध थी, जली हुई फूलों जैसी। मैं उस बस में ही बैठा रहा, दरवाजे बंद किए, कांपते हाथों के साथ, जब तक सूरज नहीं निकला। अगली सुबह मैं सीधे डिपो चला गया, शर्मा जी के पास। सर, मेरी रूट में कुछ गड़बड़ है। मैंने कोशिश की शांत दिखने की। एक औरत है, सफेद साड़ी, उन्होंने बीच में ही कहा। मेरे रगों का खून जैसे जम गया। वो अपनी कनपट्टियों को मलते हुए मेरी तरफ देखे, पहली बार ध्यान से। तूने उसे देख लिया है ना? उन्होंने धीमे से पूछा। मैं बस सिर हिला सका। शर्मा जी थोड़ा झुके, जैसे दीवारों तक बात पहुंच सकती हो, इतने धीरे बोले। कहते हैं वो कभी डाकिनी थी, एक मंदिर की नर्तकी जिसे काले जादू के इल्जाम में जिंदा जला दिया गया था, कालीगढ़ गांव के पास। वो गांव तो बाढ़ में बह गया बरसों पहले, लेकिन वो कभी नहीं गई। मैं हंस पड़ा, हल्की घबराहट से। सर, मजाक कर रहे हैं आप? वो नहीं मुस्कुराए। राम भाई, उसे फिर से मत बिठाना, मैं सीरियस हूं। पिछला ड्राइवर जो, वो वाक्य पूरा नहीं किया, बस दीवार पर लगे एक पुराने ग्रुप फोटो की ओर इशारा किया। ड्राइवरों की तस्वीर थी, करीब 5 साल पुरानी। एक आदमी का चेहरा खरोंच दिया गया था, जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां गहरे निशान थे। रवि त्रिपाठी, शर्मा जी ने धीरे से कहा। तीसरी रात के बाद वो गायब हो गया। बाद में जब मैंने फिर किराए के डिब्बे की तरफ देखा, अब डिब्बे में 3 सिक्के थे, और मैंने तो बस स्टार्ट भी नहीं की थी। तीसरी रात मैंने ठान लिया, इस बार अकेला नहीं जाऊंगा। मैंने मनोज को पकड़ा, हमारी शिफ्ट का सबसे छोटा कंडक्टर, हर वक्त रौब झाड़ने वाला, मुंह में च्युइंग गम, लड़कियों को इंप्रेस करने की नाकाम कोशिशों में डूबा रहता था। आज रात मेरे साथ शिफ्ट लगेगी भाई, मैंने लापरवाही से कहा। 13 A2 गोमती। वो हंसा। क्या बात है राम भैया, दिल्ली से कोई आइटम आई क्या? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया। देख लेना, खुद ही समझ जाएगा। हम 10:10 पर डिपो से निकले। बस आधी भरी थी, ज्यादातर लोग बीच बीच में उतरते गए। जब तक पुराना बाईपास आया, बस लगभग खाली हो चुकी थी। मैंने अपनी शर्ट के कॉलर के नीचे पसीना महसूस किया। पहले ही 4 बाग, वो वहां थी, अब भी वैसे ही खड़ी, जैसे कभी गई ही नहीं। मनोज दरवाजे से झांक कर बोला, आंटी कहाँ जाना है? मैं चिल्लाना चाहता था, मत बोल उससे, लेकिन देर हो चुकी थी। वो चढ़ गई, हमेशा की तरह एकदम चुपचाप। खन्ना, अब 4 सिक्के। भाई कुछ बोली नहीं, मनोज ने धीरे से कहा, उसकी चाल को देखते हुए। काफी अजीब है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्टार्ट की। उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थीं। इस बार मैंने शीशे में नहीं देखा, जरूरत ही नहीं थी। मुझे महसूस हो रहा था वो वहीं है, पीछे। उसकी सांसें पूरे पीछे हिस्से में गूंज रही थीं, जैसे कोई मौन इतना भारी हो गया हो कि खोपड़ी पर बोझ बन जाए। महानगर के पास कुछ बदला। स्ट्रीट लाइट्स सिर्फ धुंधली नहीं थी, वो बुझ चुकी थी, एक भी नहीं जल रही थी। हम एक बंद दुकान के पास से गुजरे। उसके शीशे में जो देखा वो मेरी बस नहीं थी, वो भरी हुई थी। कतारों में यात्री, साए जैसे चेहरे, लेकिन बस तो खाली थी। सिर्फ मैं, मनोज और वो। मैंने पलक झपकाई, दोबारा देखा, खाली। राम भैया, मनोज बोला माथा सिकोड़ते हुए, आपने किसी नए का नाम जोड़ा क्या मैनुअल शीट में? क्या? उसने वो छोटी मैनुअल टिकट शीट निकाली,
जो हम मशीन खराब होने पर इस्तेमाल करते हैं। उस पर एक नाम लिखा था, किसी अजनबी की लिखावट में, नीलम, सीट 13, कालीगढ़। ये किसने लिखा? मनोज अब एकदम गंभीर था। मैं जवाब नहीं दे सका। जुबान सूख गई थी जैसे कोई पुराना अखबार। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने नहीं लिखा। वो बड़बड़ाया, और इस बस में सीट 13 तो है ही नहीं, है ना? सीधे 12 से 14 है। वो सही कह रहा था। सीट 13 कभी थी ही नहीं, सिर्फ एक खाली जगह बीच की कतार में। कोई नहीं बैठता वहां। अंधविश्वास, पुरानी फैक्ट्री की गड़बड़ी, कभी सवाल नहीं किया गया आज से पहले तक। मनोज उठकर पीछे चल पड़ा, उसकी तरफ, उसके पास। कहां जा रहा है? मैंने चिल्लाया। देखना है कोई मजाक तो नहीं, वो बोला। अगर है भी तो बहुत बेहुदा है। वो उस गायब सीट के पास रुका, चेहरा हैरान। मैं यहां कुछ ठंडा महसूस कर रहा हूं। कुछ कहने ही वाला था कि बस खुद ब खुद झटका खाकर रुकी। मैंने न ब्रेक दबाया, न स्टीयरिंग घुमाया। हॉर्न खुद बजा, फिर इंजन बुझ गया। बस बीच सड़क में मर गई। मैं दौड़ा, पीछे गया। मनोज गायब था। न कोई दरवाजा खुला, न कोई शीशा टूटा। बस गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। सिर्फ उसका आधा चबाया हुआ च्युइंग गम पीछे की सीट पर पड़ा था। और अब 5 सिक्के थे डिब्बे में। मैंने गुमशुदगी दर्ज कराई। डिपो ने कहा, वो शराब पीकर भाग गया होगा, कोई लड़की मिल गई होगी, नेपाल निकल गया होगा। लेकिन मुझे सच्चाई पता थी। डाकिनी ने उसे ले लिया था, जैसे पहले वाले ड्राइवर को ले गई थी। जैसे अब गिनती चल रही थी। वो सिक्के किराया नहीं थे, वो आत्माएं थीं। और अब 5 हो चुकी थी। मुझे नहीं पता उसे कितनी चाहिए थी, पर एक बात साफ थी, अगली बारी मेरी थी। मैं अगली रात नहीं गया। शर्मा जी से कहा, बीमार हूं। झूठ नहीं था। हाथ स्टीयरिंग पकड़ नहीं पा रहे थे। मुंह में लोहे जैसा स्वाद। और जब भी आंखें बंद करता, मनोज का चेहरा दिखता, मुंह खुला हुआ। आवाज नहीं, जैसे बहुत दूर से पुकार रहा हो। मैं उस रात डिपो की बेंच पर कंबल ओढ़कर बैठा रहा, सिर्फ ये सोचता रहा, क्या मैं अभी भी होश में हूं? अगली सुबह शर्मा जी ने ऑफिस बुलाया। आज रात बस लेकर निकलो, उन्होंने सख्ती से कहा। स्टाफ की कमी है। मैंने आपको बताया था, मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। आपको भरोसा है मुझ पर, है ना? वो मुझे घूरते रहे, फिर नजरें फेर ली। मुझे भरोसा है कि तुमने कुछ देखा, लेकिन हमारे पास भूतों का टाइम नहीं है राम भाई। 13A तुम्हें ही सबसे अच्छे से आता है। मैं लड़ना चाहता था, लेकिन वो गलत नहीं थे। वो रूट ऐसी गलियों से होकर जाता था जिन्हें गूगल मैप भी नजरअंदाज करता। हर मोड़, हर गड्ढा जबानी याद था। उस रात तक 10:32 मैं फिर से ड्राइवर की सीट पर था, अकेला। मैंने 4 बाग का रास्ता नहीं लिया। लंबा रूट चुना, 10 मिनट ज्यादा लगे, पर वो स्टॉप छोड़ दिया। फिर भी जैसे ही महानगर बाईपास पर पहुंचा, वो वहां थी, सड़क के बीच में खड़ी। कोई स्टॉप नहीं, कोई साइन नहीं, बस खड़ी थी, मेरी तरफ पीठ किए हुए। ना चल रही थी, ना हिल रही थी, बस जानती थी कि मुझे रुकना ही पड़ेगा। मैंने दांत भींच लिए और बस को मोड़ा। बस कुछ इंच से उसे मिस कर गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे कानों में धमाके हो रहे हों। लेकिन जैसे ही पीछे देखा, वो अंदर थी, आखिरी सीट पर, आंखें फैली हुई, हाथ गोदी में रखे, जैसे कोई स्कूल की बच्ची कहानी सुनने का इंतजार कर रही हो। खन्ना। अब 6 सिक्के थे। मेरी सांसें छोटी पड़ रही थी। उथली। मैंने स्टीयरिंग कसकर थामा और खुद से बुदबुदाया, तू असली नहीं है, तू तो बस एक कहानी है। वो मुस्कुराई शीशे में, और फिर रूट बदल गया। पहले तो समझ ही नहीं आया। सड़क वहीं थी, लेकिन चिन्ह नहीं। न चाय की दुकानें, न जान पहचानी इमारतें, बस पुराने खंडहर जैसे मकान, खिड़कियां बंद, दीवारें जैसे सूखी रोटी की तरह टूट रही हों। एक फटा हुआ होर्डिंग दिखा, नवाब सैयद शौकत अली को वोट दें, यूनाइटेड प्रोविंसेस असेंबली 1946। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ये क्या चल रहा है? मोबाइल देखा, नो सिग्नल, जीपीएस फ्रीज हो चुका था। बस की घड़ी 00 पर टिकी हुई थी। मैं बाहर निकला। हवा में कोयले और सड़ी हुई चमेली की गंध थी। धुंध ऐसे लिपटी हुई थी जैसे किसी ने रुई से लपेट दिया हो। और वो खामोशी सिर्फ चुप नहीं थी, जिंदा थी, देख रही थी। तभी आवाज आई, घुंघरुओं की, बहुत धीमी, जैसे कोई पास ही नाच रहा हो। मैंने पलट कर देखा, और वो थी, पर सवारी नहीं। वो बीच सड़क पर खड़ी थी, नंगे पांव, हवा में डोलती हुई, जैसे कोई लौ लहराए। उसकी साड़ी भीगी हुई, फटी हुई,
राख में सनी, चेहरा, होंठों पर लाल रंग, आंखों के चारों ओर गाढ़ा काजल। वो नाच रही थी, खूबसूरती से नहीं, ये तो विधि थी, धीमी, गूंजदार, जैसे किसी भूले हुए देवता के नाम पर बलि चढ़ रही हो। मैं हिल भी नहीं पाया। फिर उसने नृत्य रोका और मेरी तरफ देखा। तू रूट से भटक गया राम। अब उसकी आवाज साफ थी, गूंजती हुई। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भागा, बस में कूदकर दरवाजा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया, लेकिन बस खुद मोड़ गई। मैंने हाथ नहीं लगाया, स्टीयरिंग अपने आप घूमता गया। लाइटें टिमटिमाई और फिर सड़क के साइन बोर्ड दिखने लगे, पर अजनबी। रखवा घाट, 2 किलोमीटर कालीगढ़, 4 किलोमीटर। अंधेरा होने के बाद आगे न जाए। मैं चीखा, रुको, ये सब झूठ है, सपना है। पर बस चलती रही, उन रास्तों पर जिनका इस दुनिया से कोई नाता नहीं था, ऐसे गांवों के बीच से जो किसी नक्शे में नहीं थे, उस जगह की ओर जिससे मरे हुए भी डरते हैं। जब होश आया तो सुबह थी, बस डिपो में खड़ी थी, आराम से, चाबी वहीं, फ्यूल टैंक फुल। शर्मा जी ने मुझे ड्राइविंग सीट पर झुका पाया, आंखें खुली हुई, पलकें नहीं झपक रही थीं। 3 थप्पड़ों के बाद होश आया। कोई पैसेंजर नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, सिर्फ फेयर बॉक्स में 7 सिक्के और मैनुअल शीट पर एक नई एंट्री, राम आसरे, सीट 13, अंतिम स्टॉप कालीगढ़। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली, बस को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। छोड़ दो नौकरी, पैसे काट लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शर्मा जी से कहा, 13 दोबारा नहीं चलाऊंगा। उन्होंने कोई बहस नहीं की, जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि बस तो फिर भी चल पड़ी। कोई और चला ले गया, नया लड़का, बिलाल, 12 बंकी से आया था, 20 का भी नहीं रहा होगा। गले में हमेशा हेडफोन, उंगलियां मोबाइल में खोई रहती। भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। मैंने उसे चेतावनी दी, वो हंसा। राम भाई, मैंने रात 2 बजे बांदा में टेम्पो चलाया है। असली भूत तो ट्रैफिक वाले होते हैं, टेंशन मत लो। 10:30 रात को बस लेकर निकला, पर गोमती नगर नहीं पहुंचा। 3 बजे कॉल आया, बस लखनऊ कानपुर पुराने पुल के नीचे मिली। इंजन चालू, हेडलाइट ऑन, दरवाजे खुले। बिलाल गायब। न कोई जबरदस्ती, न कोई टूट फूट, सिर्फ एक चीज, सीट छा, खून से लथपथ, न ताजा न बहता हुआ, जमा हुआ, गाढ़ा, इतना कि सीट का रंग बदल चुका था। फर्श तक रेखाएं बनी थी। फॉरेंसिक वालों ने हंसते हुए कहा, बकरी रही होगी, कुत्ते खींच लाए होंगे। पर मैंने वो सीट 1 रात पहले देखी थी, साफ, खाली। मैंने पूछा, फेयर बॉक्स देखा आपने? उन्होंने नहीं देखा था। मैंने खोला, 8 सिक्के। उस रात मैं सो नहीं पाया। घुंघरुओं की आवाज सपनों में गूंजती रही। जागा तो पसीने में तर, दम घुटता हुआ। मेरी जेब से वो सिक्का जो सबूत के तौर पर निकाला था, गायब था। उसकी जगह मेरी टेबल पर पड़ी थी एक काली लट, गीली, लंबी, ठंडी। मैंने अगरबत्ती जलाई, गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठा। वो प्रार्थनाएं बुदबुदाई जो ठीक से याद भी नहीं थी। 3:30। टीवी अपने आप चालू हो गया। कोई केबल नहीं, बस सफेद झंझनाहट, और उस शोर में उसकी आवाज, धीमी, सरगम जैसी। सीट छह, खून के लिए, सीट 13, जो चलाए। मैंने रिमोट फेंक दिया। टीवी बंद नहीं हुआ। अगले दिन मैं निकल पड़ा कालीगढ़ के आखिरी जानकार को ढूंढने। आलमबाग के पास एक पुराना पंडित, हरिराम, कहते हैं वो उसी खोए हुए गांव से था। अब पागल हो चुका है। मैंने उसे एक तंग गली में दीवार से बातें करते पाया। पहले देखा तक नहीं मुझे। फिर मैंने कहा, वो फिर से नाच रही है। वो जम गया, धीरे से मुड़ा, मोतियाबिंद से धुंधली आंखें, पर एकदम होश में। तू ड्राइवर है? उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। तू रास्ता वापस ले आया। गांव कभी गया ही नहीं था, बस इंतजार कर रहा था। वो चाहती क्या है? मैंने पूछा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं बच्चा हूं। वो चाहती है कि उसका मंदिर फिर से बने, उसका नाम फिर से लिया जाए, फिर से पूजा हो, आग हो, मांस हो। वो लोगों को ले रही है। नहीं, उसने कहा, वो हिस्से ले रही है, कहीं खून, कहीं हड्डी, कभी आत्मा। जब सब इकट्ठा हो जाएंगे, गांव लौटेगा। और मैं? वो मुस्कुराया, टेढ़ी सी हंसी। तू पुजारी है राम, चाहे माने चाहे ना माने। अगली शाम 13A रूट डिपो बोर्ड से गायब था। न टाइमिंग, न डेस्टिनेशन, न कोई रिकॉर्ड। पर बस अब भी वहीं इंतजार करती हुई। और अंदर 13 सिक्के, कोई चाबी नहीं, कोई ड्राइवर नहीं,
सिर्फ मैं बस के सामने खड़ा, नीचे जमीन हिलती हुई महसूस हो रही थी, जैसे पहिए चल पड़े हैं। मुझे याद नहीं मैं बस में चढ़ा कब, लेकिन मैं अंदर था। दरवाजे पीछे से बंद हुए, वही जाना पहचाना सिसकारा, जैसे किसी शापित गले से निकली आह। चाबी नहीं थी, फिर भी इंजन खुद चल पड़ा और रूट डिस्प्ले पर जो लिखा उभरा, पहली बार देखा था 13A, अंतिम पड़ाव। कालीगढ़ डिपो खाली था, अंधेरे में डूबा, लेकिन कसम से कहता हूं खिड़कियों के पीछे आकृतियां थीं, देखती हुई। इंसान नहीं, साए। जैसे ही बस चली, शहर गायब होने लगा। ना ट्रैफिक, ना हॉर्न, बस धूल और आसमान जैसे कोई पुराना नीला झक्कम। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाए और एक एक कर फूट गईं। दुकानें अपने ही सायों में ढह गईं और सामने कोहरा, गाढ़ा, सांस लेता हुआ। वो कोहरा जो सिर्फ छुपाता नहीं, निगल जाता है। तभी मैंने उसे देखा। सीट 13। अब वो अकेली नहीं थी। अब बस में 12 सवारियां थीं, सब बैठे हुए, चुपचाप, कुछ जिंदा जैसे, कुछ नहीं। एक के कान से अब भी खून टपक रहा था। एक ने 1940 के दशक की वर्दी पहनी थी, एक नंगे पांव था, भीगा हुआ, और धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था। सबकी निगाहें आगे टिकी थी, जैसे किसी तमाशे के शुरू होने का इंतजार हो। और मैं अब भी चला रहा था। नीचे की सड़क अब डामर की नहीं थी, लाल मिट्टी थी और हड्डियां। हम पहुंचे रात 12:06 पर। ना कोई बोर्ड, ना स्वागत द्वार, बस एक गांव जो वक्त की दरार में कहीं दफन हो चुका था। पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, कुएं सूखे पड़े थे। हवा ऐसी जबान में गा रही थी जो हिंदी से भी पुरानी थी, इतनी पुरानी कि मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। और बीच में नीली आग से जलते मशालों की रोशनी में उसका मंदिर, जला हुआ, टूटा हुआ, फिर भी अडिग, जैसे इन सालों से इंतजार कर रहा हूं। बस खुद ब खुद रुक गई। दरवाजे चरमराते हुए खुले, कोई नहीं हिला सिवाय उसके। वो उठी, साड़ी ऐसे बह रही थी जैसे पानी में धुआं। वो आहिस्ता आहिस्ता गलियारे में आगे बढ़ी। उसके हर कदम पर हवा कांपती थी। मैं हिल नहीं पाया, सांस नहीं ले पाया। वो मेरे पास आकर रुकी, झुकी। ले आओ उन्हें, उसने फुसफुसाया। अगले ही पल मैं मंदिर के बाहर खड़ा था, अकेला। बस अब पीछे खड़ी थी, खाली। 13 यात्री गायब। मंदिर के दरवाजे धीरे धीरे खुले। अंदर ढोल बज रहे थे, घंटियां झूल रही थीं, बिना किसी हाथ के। 100 दीपक झिलमिला रहे थे एक राख के घेरे में। और वहां ठीक बीच में वो खड़ी थी, सच्ची रूप में। वो नहीं जिसे मैं रात दर रात ढोता आया। ये थी उसकी असली सूरत। एक आदमी से लंबी, बाल जमीन तक लहराते, आंखें काली जैसे काली मणि, पैर उल्टे, त्वचा ऐसे जैसे अंदर अंगारे जलते हों। उसने मेरी ओर देखा, मुस्कुराई। स्वागत है पुजारी। मैं घुटनों पर गिर पड़ा, श्रद्धा से नहीं बल्कि इसलिए कि जमीन मेरे नीचे से उठ रही थी। गांव उठ रहा था, पेड़ तेजी से उग रहे थे, मंदिर खुद को फिर से बना रहा था, बाजार धूल और याद से बन रहा था। वो कालीगढ़ को लौटा रही थी और मैं अंतिम बल्ली। एक जीवन गांव के लिए, एक आत्मा मंदिर के लिए। आखिरी सिक्का। मैंने हाथ खोला, 13वां सिक्का जलता हुआ। मेरे पास 2 रास्ते थे, उसे वेदी पर रखना या भाग जाना। लेकिन जाऊं तो जाऊं कहां? सड़क नहीं थी, बस नहीं थी, शहर, डिपो, मेरी दुनिया, सब खत्म। और उसी पल मैंने समझा, ये बदला नहीं था, ये पुनर्जन्म था। और मैं उस नींव की आखिरी ईंट। जैसे ही मैंने सिक्का वेदी पर रखा, धरती कांप उठी, कुएं से एक चीख निकली, मंदिर आग की तरह चमक उठा और पीछे से 13 आवाजें एक साथ गूंज उठी, मेरा नाम पुकारती हुई, मुझे खींचती हुई। जब मेरी आंख खुली, मैं यूनिफॉर्म में था, बस 13A के पीछे स्टीयरिंग पर, और एक सफेद साड़ी वाली औरत बस में चढ़ रही थी। खन, एक सिक्का। अब मैं हर रात ड्राइव करता हूं। मुझे याद नहीं मैंने हाँ कब कहा, पर मैं हमेशा वही होता हूं, वही यूनिफॉर्म, वही सीट, वही रूट। बस शहर थोड़ा बदला बदला सा लगता है, दिखता तो वैसा ही है, महकता भी है, आवाजें भी वैसी हैं, पर कुछ गड़बड़ है। लाइटें मेरे पास से जाते ही टिमटिमाने लगती हैं। कुत्ते अब भौंकते नहीं, और मुझे कसम है लखनऊ के ऊपर जो तारे हैं वो अब नहीं हिलते, जैसे किसी ने उन्हें रंग दिया हो। कोई मुझे नहीं देखता, ना चाय वाला, ना डिपो मैनेजर, यहां तक कि कैंटीन के शीशे में भी नहीं। अब मेरा कोई प्रतिबिंब नहीं होता। सब कुछ शुरू हुआ पहली नई सवारी से,
एक लड़की 20-25 साल की, ईयरफोन लगाए, काली हुडी, शायद कोचिंग से लौट रही थी। चारबाग से चढ़ी बिना मेरी तरफ देखे। खन, सिक्का नंबर 1, सीट 6 पर जाकर बैठ गई। मैं चीखने ही वाला था, बस रोकने ही वाला था, कहने वाला था मत बैठो वहां, लेकिन मेरे होंठ नहीं हिले। वो बस फोन स्क्रॉल करती रही बोरियत में, और तभी बस ने अपना रास्ता बदल दिया, फिर से कालीगढ़ की तरफ। मैंने व्हील मोड़ना चाहा, हाथ जवाब नहीं दे रहे थे। बाहर की सड़क धुंधली होने लगी, इमारतें पिघलने लगीं, स्ट्रीट लाइट्स मोम की तरह पिघलती गईं, और मिरर में उसका प्रतिबिंब बदलने लगा। नाक से खून बह रहा था, उंगलियां काली पड़ गईं, होंठ खुले तो अंदर दूसरा जबड़ा दिखा, और फिर उसने सिर घुमाया, बेहद अननेचुरल, एंड सीधे मुझे देखा। अच्छा कर रहे हो राम। बस एक पुराने घाट पर रुकी, ना कोई स्टॉप, ना कोई आदमी, बस वो डाकिनी। पर इस बार साड़ी में नहीं, उसने वही चेहरा पहना था, सीट 6 वाली लड़की का। वो उतरी जैसे कोई दुल्हन मंडप से नीचे उतरती है, और पीछे कुछ नहीं बचा। लड़की की देह राख बन चुकी थी, सिर्फ उसका फोन अब भी गाने चला रहा था, अब भी इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहा था। मैं चलता रहा। अगली रात एक लड़का आया, कुछ नहीं बोला, बस एक सिक्का दिया और सीट 9 पर बैठ गया। पूरी यात्रा में एक बार भी पलकों को नहीं झपकाया। जब हम कैंटोनमेंट रोड के पास एक शीशे से गुजरे, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, पर उसका चेहरा नहीं। कालीगढ़ पहुंचे तो बस दांत बचे थे। हर रात एक और, कभी 2, कभी पूरी फैमिली, बस वही लेती है जो उसे चाहिए। शहर अनजान बना रहता है, ना कोई खबर, ना मिसिंग पोस्टर, बस सिक्के बॉक्स में, और मैं स्टीयरिंग के पीछे देखता हूं कैसे यात्री इतिहास में खो जाते हैं। एक रात मैंने एक औरत को चेतावनी देने की कोशिश की, मध्यम उम्र, साड़ी पहनी थी, चेहरे पर करुणा। वो सामने की सीट पर बैठी थी। मैंने धीरे से फुसफुसाया, अगले स्टॉप पर उतर जाना, अंत तक मत रुकना। वो चौंकी, पर मेरा घर तो गोमती में है। बस की लाइटें टिमटिमाई। मैंने उसे अपने पीछे महसूस किया। डाकिनी देख रही थी। जब दोबारा नजर घुमाई, वो औरत गायब थी, और उसका हैंडबैग अब भी हवा में झूल रहा था, जैसे उसका शरीर सिर्फ मिटा दिया गया हो। अब मैंने कोशिश करना छोड़ दिया है उन्हें बचाने की, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं ये सजा है, किसी जुर्म की नहीं, जिज्ञासा की, किसी ऐसे नियम को चुनौती देने की जो सड़कों से भी पुराना है, नियमों से भी बड़ा। मैं हूं 13 रूट का ड्राइवर, और हर सवारी एक अनसुनी प्रार्थना। उस रात बारिश हो रही थी, शहर की नहीं, कुछ और थी ये, गाढ़ी, कीचड़ सी, जिसमें जमीन की सड़न की बू थी, आसमान की नहीं। मैं पहले ही रूट पर था। डिपो पीछे धुंधला हो चुका था, घड़ी 0-0 पर अटकी थी। मैंने नहीं सोचा था कि लालबाग पर कोई चढ़ेगा, हफ्तों से वहां स्टॉप नहीं लिया था, लेकिन बस अपने आप रुकी और कोई चढ़ा। वो अंधा था, या कम से कम दिखता ऐसा ही था। लंबा दुबला आदमी, सफेद बाल गूंथे हुए, भीगा कुर्ता उसके सीने से चिपका हुआ। ना छड़ी, ना कोई साथ, ना कोई झंझक। उसने एक सिक्का डाला, खन की जगह फुफकार हुई, फेयर बॉक्स से भाप निकली, और वो मुस्कुराया। काफी वक्त हो गया, खून से किराया दिए। वो सीधा आगे बढ़ा, बिना पूछे सीट 2 पर बैठ गया। ज्यादातर लोग आगे की सीटों से कतराते हैं, कोई आदिम डर उन्हें पीछे खींच लेता है, पर ये पास आना चाहता था, बहुत पास। मैंने कहा, तुम यहाँ के नहीं लगते। उसका सिर थोड़ा सा घूमा, आंखें अब भी बंद। अब नहीं, पर मैं कालीगढ़ जा चुका हूं। कोई कालीगढ़ नहीं गया, उसे दफनाया गया, जलाया गया, जमीन को सफेद किया गया। उन्हें लगा वो मिट जाएगी, वो आगे झुका। इससे तो उसकी भूख और बढ़ गई। मैं आगे देखता रहा। सड़क फिर से धुंध में गुम होने लगी थी, बस भटकने लगी, भूतों वाली सड़क की ओर। तुम उसे जानते हो? डाकिनी? हाँ, उसका नाम था विशानवी। रक्षक थी, देवी थी। जब तक उसकी वेदी लूटी नहीं गई, उसका सोना चुराया नहीं गया, और उनके पाप उसी पर नहीं थोपा गया। वो मुस्कुराया। अब वो अपना हिसाब लेती है। शीशे चटक गए। मैं जान गया वो पास है। उसे तुम्हारी बात पसंद नहीं आएगी, मैंने चेताया। वो चाहती है कि मैं बोलूं, उसने फुसफुसाया। मैंने स्टीयरिंग कस के पकड़ा। क्यों? क्योंकि तुम बहुत दूर निकल चुके हो राम। अब उसे किसी को तुम्हारी जगह चाहिए। मैं जम गया। क्या? तुम अपना काम कर चुके, रूट अब स्थिर है, कालीगढ़ उठ चुका है,
पर चक्र को नए लहू की जरूरत है। तुम तो बस शुरुआत थे। अचानक बस पूरी भर गई। 13 में से 12 सवारियां चुप, कुछ धुंधले, कुछ पारदर्शी, कुछ झिलमिलाते हुए। सीट 13 अब भी खाली। वो आज रात चढ़ेगी, उस आदमी ने कहा। आखिरी बार। नहीं, मैंने कहा। अब वो चलाती है, सवारी नहीं करती। वो हंसा। यही तो चाल है, जब वो चढ़ती है मतलब कोई और ड्राइवर बनता है। धुंध छंट गई और सामने फिर वही काली घड़, पर इस बार जिंदा। बच्चे खेल रहे थे पर कोई परछाई नहीं थी। औरतें फल बेच रही थीं जो देखते ही सड़ने लगे। ढोल बज रहे थे बिना ताल के, और ऊपर मंदिर, जैसे कोई जिंदा जख्म जलता हुआ। बस रुकी, दरवाजा फिसफिसाया और वो चढ़ी। ना कोई भूत, ना कोई परछाई, एक दुल्हन बनकर, लाल साड़ी, सोने की चूड़ियां, नंगे पैर, मुस्कुराती हुई वो धीरे धीरे बस की पंक्ति में नीचे आती गई और मैं सीट नंबर 13 पर बैठ गया। बस की लाइटें धीमी हो गईं। अंधे आदमी ने फुसफुसाया, वक्त आ गया है, और उसने मुझे एक आईना थमाया, छोटा सा, टूटा फूटा, पुराना। देखो, उसने कहा। मैंने देखा, और जो दिखा वो मेरा चेहरा नहीं था, वो उसका था। उसकी आत्मा नहीं, उसका इंसानी चेहरा, मेरा। आईना मेरे हाथ से फिसल गया, जमीन पर गिरा एक धीमी सी आवाज के साथ, लेकिन टूटा नहीं। मैं टूट गया, क्योंकि उस आईने में जो चेहरा था वो सिर्फ उसका नहीं था। हम जैसे एक दूसरे में सिले हुए थे, त्वचा, आत्मा, यादें, एक एक सफर में टुकड़ा टुकड़ा। उसकी मुस्कान, मेरी आंखें, उसका गुस्सा, मेरे हाथ। अंधा आदमी पास झुकाया। अब तुम राम नहीं हो, तुम बस एक झरिया हो। सड़क को एक ड्राइवर चाहिए था, उसे एक चेहरा चाहिए था। उसने मेरी गोद में कुछ रखा, एक जंग लगा हुआ खंजर। बंधन तोड़ने का सिर्फ एक रास्ता है, उसने कहा। या तो तुम मरो या वो तुम्हारे साथ मरे। बस का राह उठी। अब वो धातु की नहीं थी, वो सांस ले रही थी। दीवारें धड़कने लगीं जैसे नसें। हैंडल्स हड्डियां बन गईं, खिड़कियां संकरी हो गईं और उनसे हल्की रोशनी रिसने लगी। यात्रियों का क्या, गायब। सिर्फ परछाइयां बची थीं, और वो विषाणवी पीछे बैठी थी, गुनगुना रही थी एक सदियों पुराना विवाह गीत, दुल्हनों के लिए जो जिंदा जलाई गई। मैंने निकलने की कोशिश की थी, मैंने बुदबुदाया। पता है, उसने कहा, वो मुझे वापस लाती है। नहीं राम, उसने नरमी से कहा, तुम कभी गए ही नहीं। मैं खड़ा हुआ, बस को यह पसंद नहीं आया। वो कांपी। जमीन फटी। सीट 6 के पास एक मुंह खुला। सड़ी हुई दांतें मेरे बूट्स को काटने लगी। फिर भी मैं आगे बढ़ा। हर सीट के पास बीते सफर की झलकियां थीं। एक बच्चा सीट बेल्ट में सिमटा, एक आदमी जिसे हाथ घसीट कर नीचे खींच रहे थे, एक औरत जो पानी उगल रही थी, जबकि वहां पानी था ही नहीं। सीट 13 खाली, सिवाय उसके, विषाणवी। वो ऊपर देख रही थी। उसका चेहरा हर उस शख्स का था जिसे मैंने मौत तक पहुंचाया। वो फुसफुसाई, बैठ जाओ राम। पर मैं नहीं बैठा। मैंने खंजर उठाया और वो हंसी, खूबसूरत और भयानक साथ साथ, जैसे मंदिर गिर रहे हों और मंत्र उल्टा चल रहे हों, जैसे पानी के नीचे घंटियां बज रही हों। तुम समझते हो ये मुझे मार देगा, उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा, लेकिन शायद हमें दोनों को खत्म कर दे। मैंने खंजर सीने में घोंप दिया और सब कुछ जल उठा। न आग, न दर्द, सिर्फ रोशनी, धधकती, सफेद, अंधी कर देने वाली। बस चीख उठी। खिड़कियां टूट गईं। बाहर की सड़क गायब, न धुंध, न गांव, सिर्फ एक अनंत खालीपन, जैसे किसी देवता की आंख के अंदर झांक रहे हों। और वो झपटी, मेरे अंदर लौटने की कोशिश की, लेकिन खंजर काम कर रहा था, बंधन को चीर रहा था, हमें मिटा रहा था। मैं गिर पड़ा, खून बहता रहा, पर अब आजाद था। अंधे आदमी ने मुझे थामा, धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया। बस धीमी हो गई, दीवारें शांत हो गईं, और पहली बार मैंने असली सड़क देखी, असली आसमान, लखनऊ, जिंदा, सामान्य, पर आजादी की कीमत होती है। अंधे आदमी ने मुझे देखा। किसी को उसे सोए रखना होगा, उसने कहा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं रुकूंगा नहीं, उसने कहा, और पहली बार उसकी आंखें खुली। वो अंधा नहीं था, वो इंसान भी नहीं था। वो मुस्कुराया। मैं अपनी बारी पूरी कर चुका। वो बस से उतरा, अंधेरे में गायब हो गया, और मैं फिर से ड्राइवर था। झक गायब, यूनिफॉर्म साफ, फेयर बॉक्स बजी, एक सिक्का गिरा, नया यात्री, नया चक्र। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। सिक्का टकराया एक खोखली, भारी सी आवाज के साथ, और वो मेरे सीने में गूंज उठा।
मुझे याद नहीं मैं कब जागा, पर मैं फिर से वहीं था, ड्राइविंग सीट पर। बस वैसी ही, सड़क वैसी ही, लखनऊ फिर से धुंध में लिपटा। वही गलियां, वही इमारतें, वही परछाइयां पीछे बैठी, वही खाली आंखें आगे घूरती हुई। बस इस बार आईने में जो चेहरा था वो मेरा नहीं था। सीट 13 अब खाली नहीं थी। पिछली पंक्ति में वो औरत बैठी थी, मुझे देखे बिना। कोई सिक्का नहीं डाला, कोई टिकट नहीं। उसने पीली साड़ी पहन रखी थी, धूल और खून से सनी हुई। उसके बाल उलझे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें वो मेरी थीं और वो मुस्कुरा रही थी। डाकिनी की तरह नहीं, किसी राक्षस की तरह नहीं। नहीं, वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे किसी ने लंबा इंतजार किया हो, अंत के आने का। बस आगे बढ़ी। उसने कहा, मैं इंतजार कर रही थी राम, इस पल का जब तुम सच देखोगे। मैं चुप रहा, क्योंकि अब मेरे अंदर कोई आवाज नहीं थी। बाकी यात्री अब भी वहीं थे, परछाइयों की तरह। पर अब मुझे पता था, अब मैं ड्राइवर नहीं था। तुम समझते थे कि सारी ताकत तुम्हारे पास है, वो बोली, कि खुद को मारकर तुम इस श्राप को तोड़ दोगे। पर यह बस सिर्फ एक श्राप नहीं है राम, ये एक चक्र है। वो खड़ी हुई, धीरे धीरे आयल से चली और अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया। तुमने अंत किया था, उसने कहा, पर सिर्फ कुछ वक्त के लिए। धुंध फिर से गाढ़ी हो गई, जैसे कोई समंदर खिड़कियों से टकरा रहा हो। सड़क फिर से गायब हो गई, जैसे हमेशा होती थी। लेकिन अब मुझे पता था, मुझे सच पता चल चुका था। मैं ही बस था, बस मैं थी। डाकिनी कभी गई ही नहीं थी। मैं तो बस एक और मुसाफिर था, एक और आत्मा जो उस अंतहीन चक्र में फंसी थी। उसने मेरी ओर देखा। तुम कभी गए ही नहीं राम, तुम कभी जा ही नहीं सकते थे। बस की पहिए चीखते हुए रुके, भूली बिसरी सड़क पर घिसटते हुए। और उसी पल मैंने जाना, कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, न मेरे लिए, न किसी के लिए जो कभी रूट 13A पर चढ़ा। मैं ड्राइवर था और हमेशा रहूंगा। मैंने स्टीयरिंग व्हील घुमाया, बस चली। आखिरी सवारी फिर से शुरू हो चुकी थी। बस धीमी धीमी गूंज रही थी। उसके पहिए उस जानी पहचानी राह पर चल रहे थे। मेरे हाथ व्हील पर थे, उंगलियों की पोरियां सफेद हो चुकी थी। मुझे उसका वजन महसूस हो रहा था, उस अंतहीन यात्रा का बोझ। डाकिनी की छाया अब भी मेरे जहन में थी, हर कोने में उसका असर था। लेकिन आज रात कुछ अलग था। आज मैं इसे खत्म करने निकला था। ना और खाली सीटें, ना और भटकती रूहें, ना और कालीगढ़। मैंने सच देख लिया था, वो सड़क, वो श्राप, वो अनंत चक्र। और अब मैं थक चुका था। ये बस सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये एक कैद खाना थी, एक जेल जो दुख और खोई आत्माओं से बनी थी। और मैं अब एक और गुमशुदा आत्मा नहीं बनना चाहता था। हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए एक नई सड़क पर मुड़ी, एक ऐसी राह जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ना कोई साइन बोर्ड, ना इमारतें, बस दूर दूर तक फैले खाली खेत। हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने खुद से पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ इंजन की गूंज, जैसे वो कह रहा हो, आगे बढ़ते रहो। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका। सीट 13 खाली थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ गलत था। ये बस अब उस अभिशप्त रास्ते पर नहीं थी जहां मैं इतने सालों से फंसा था। क्या ये वही पल था जिसके लिए सब कुछ हो रहा था? आखिरी मंजिल बस आगे बढ़ती रही। और फिर मुझे वो दिखा, एक रोशनी, ना स्ट्रीट लाइट, ना हेडलाइट्स, एक चमक, मुलायम सुनहरी, धुंध के पार टिमटिमाती। मैंने व्हील कसकर थाम लिया। यही था वो पल। मुझे पता था अब क्या करना है। मुझे इस श्राप का सामना करना था, भागना बंद करना था, अंत को स्वीकारना था। ना और यात्री, ना और कालीगढ़, ना और चक्र। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, बस दौड़ने लगी। वो रोशनी और करीब और तेज। धुंध एक पर्दा बनकर पीछे हट रही थी और वो सुनहरी चमक अब एक दरवाजा बन चुकी थी, एक पोर्टल, शुद्ध, उज्जवल, बुलाता हुआ। पर तभी वो आवाज आई, रुक जाओ। वो उसकी आवाज थी, डाकिनी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हमेशा मेरे साथ रही थी, एक परछाई की तरह मेरी आत्मा को दबाए रखती थी, मेरे विचारों को मरोड़ती रहती थी। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ, वो डरी हुई थी, बस झटकी। वो मुझसे लड़ रही थी। व्हील मेरे हाथों में कांपने लगा, टायर फिसले, इंजन चीखा जैसे वो जिंदा हो और मुझे उस रोशनी तक पहुंचने से रोकना चाहता हो। आईने चकनाचूर हो गए, दीवारें कराह उठी, पर मैंने व्हील नहीं छोड़ा। मैं नहीं रुक सकता था। वो रोशनी अब और पास थी, गर्म, बुलाती हुई। सड़क अब अनंत नहीं लग रही थी,
उसमें कुछ असली था, एक राह जो कहीं जाती थी। मैंने गहरी सांस ली, एक आखिरी बार। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया, बस की हर कोशिश को नजरअंदाज करते हुए जो मुझे फिर से धुंध में खींच रही थी, कालीगढ़ की तरफ। और फिर सन्नाटा। बस थम गई, बिल्कुल। हेडलाइट्स बुझ गई, धुंध गायब हो गई। मैंने आंखें खोली, मैं बस से बाहर था। मैं अब कालीगढ़ में नहीं था, यहां तक कि लखनऊ में भी नहीं। मैं एक खेत के बीचों बीच खड़ा था। आसमान में सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। सब कुछ असली लग रहा था। पंछियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, एक शांत सी हवा। मैं आजाद था, बस अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसका दरवाजा खुला था और वो सड़क जो कभी अंतहीन, अंधेरी और निर्दयी थी, अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक साधारण सी कच्ची पगडंडी थी जो एक छोटे से गांव की ओर जा रही थी। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, सांस लेता हुआ। ना कोई धुंध, ना अंतहीन सफर, ना खोई हुई आत्माएं, बस डाकिनी, श्राप, सब खत्म। और तभी मेरी नजर जमीन पर गई। एक सिक्का वहीं पड़ा था, सूरज की रोशनी में चमकता हुआ, साफ सुथरा, सुनहरा। मैंने उसे उठाया, पर यह कोई आम सिक्का नहीं था। यह वही था जिससे सब शुरू हुआ था, वही जो मैं बार बार फेयर बॉक्स में डालता रहा। मैंने उसे हवा में उछाला और वो मिट्टी में गिरा। जैसे ही जमीन को छुआ, मेरे सीने से एक बोझ उतर गया। जमीन कांपी, पर मैं डटा रहा। बस गायब हो चुकी थी, कालीगढ़ गायब हो चुका था, श्राप टूट गया था और मैं अब आजाद था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।